हाय फेफलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट में तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ज़रूर बोला है कि प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट को जल्दी अपलोड कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने पहले ही बोला था मेरे दांत में दर्द था, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी ना बोल पा रही थी, ना ही मैं खाना खा पा रही थी। और कल मैं जब डेंटिस्ट के पास गई तो एक्सरे में तब मुझे पता चला कि मेरे दांत का जो एक हिस्सा है ना वो टूट के ऊपर मसूड़े में चुभ गया है, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी और मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अपने फेस को भी अच्छे से मूव नहीं कर पा रही थी। अभी भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब अगर अभी भी मेरा टंग वहाँ पे टच हो रहा है तो बहुत ज़बरदस्त वाला दर्द हो रहा है, लेकिन हाँ इतना है कि मैं नॉर्मली बोल पा रही हूँ। और आज के पार्ट में भी आप लोगों को शायद मेरी वॉइस थोड़ी सी ऊपर नीचे लगे, क्योंकि मैं अपने टंग को ना पूरी कोशिश कर रही हूँ वहाँ पे टच ना हो, इसलिए मेरी वॉइस आप लोगों को थोड़ी सी ख़राब लगेगी, तो प्लीज़ उस चीज़ को बेयर कर लीजिएगा। तो चलिए और ज़्यादा बात ना करते हुए सोलमेट्स एट द ब्यूरियल माउंट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग की शादी को ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया था। सेकंड साइड जिन सेक्ट में यांगली के ऊपर भी प्रेशर आ रहा था कि वो विंग से बात करे और जल्दी से जल्दी उन्हें जिंगलिंग को वापस कर दे, लेकिन यांगली इस चीज़ के लिए डायरेक्टली मना कर देती है। अब हम फिर से चलते हैं ब्यूरियल माउंट में। ब्यूरियल माउंट में वांगजी के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा बिहेव नहीं हो रहा था, स्पेशली विंग के साइड से। वेनिंग और वेनकिंग तो उसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे और पूरी कोशिश कर रहे थे कि उसकी पूरी हेल्प की जाए, लेकिन उसके अलावा कुछ जो वेंस के जो कुछ मेंबर्स थे ना, जो विंग की तरह ही सोच रहे थे कि शायद हो सकता है कि इसी की वजह से, मतलब ये भी वांगजी भी उन सब के साथ मिला हुआ था जो कि यहाँ पे हमला करने के लिए आए थे, तो वो भी कुछ अच्छे से बात नहीं करते थे वांगजी के साथ। लेकिन वांगजी फिर भी पूरी कोशिश कर रहा था कि उन लोगों के साथ घुल मिल सके। कुछ लोग तो थे जो वांगजी को अच्छा मानते थे, अच्छे से ट्रीट करते थे, लेकिन कुछ 2-4 लोग थे जो वांगजी को बिल्कुल एकदम सर्वेंट ही समझने लगे थे और वो उस पर वैसे ही ऑर्डर भी करने लगे थे। विंग ने भी अपने बिहेवियर में कोई चेंज नहीं किया था। उसने जो भी काम वांगजी को बोले थे वांगजी वो सभी किया करता था। ऐसा नहीं था कि वांगजी फाइट बैक नहीं कर सकता था, लेकिन एक्चुअल में वांगजी देखना चाहता था कि आखिरकार विंग ये सब कुछ कब तक कर सकता है, क्योंकि वो जानता था कि विंग की नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है। लगभग 10 सालों तक विंग को सबने अकेला छोड़ा था, लेकिन किसी ने उसके साथ उसके साइड देखा भी तो भी सिर्फ उसको हार्म करने के लिए, उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए। जहां वांगजी को विंग के किसी भी बिहेवियर से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वहीं कुछ ऐसा था जो उसको बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर रहा था, और वो था विंग और वेनकिंग दोनों का ही रिलेशनशिप। वांगजी एकदम बहुत अच्छे से नोटिस कर सकता था कि विंग और वेनकिंग के बीच का जो रिलेशनशिप है ना वो कुछ अलग है। वो हमेशा की तरफ नॉर्मल नहीं था। वो ऐसा फील कर रहा था जैसे विंग ने वेनकिंग को उससे रिप्लेस कर दिया हो। 10 साल पहले वो दोनों भी कुछ ऐसा ही बॉन्ड शेयर करते थे। वो दोनों भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे, एकदम बेस्ट फ्रेंड कहो या क्लोजेस्ट पर्सन एक दूसरे के कहो, वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा लग रहा था कि वांगजी विंग की लाइफ में कहीं पर भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसा लग रहा था वांगजी को कि शायद उसको वेनकिंग ने अपने साथ रिप्लेस कर दिया है। बस यही चीज़ थी जो वांगजी को बहुत बुरी लग रही थी कि उसकी जगह किसी और ने ले ली है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को समझाता है और सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है कि विंग किसी के साथ भी कैसे भी बिहेव करे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने उसको 10 साल पहले छोड़ दिया था, तो ऑफकोर्स सी बात है उसका नाराज़ होना बनता है, और उसको इस तकलीफ़ में अकेले छोड़ देना ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यही सोच के वांगजी ना ही कभी कुछ बोलता था, ना ही कुछ किया करता था विंग के अगेंस्ट। इसके अलावा जो उनकी नाइट एक्टिविटी होती थी, वांगजी पता नहीं क्यों अपने माइंड में एक चीज़ सोचने लगा था कि अगर वो एक लड़की होता तो शायद ये सब कुछ उसके लिए भी इंजॉयफुल होता। वांगजी अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करने के बाद अपने रूम में बैठा हुआ था और इतनी सारे थॉट्स में डूबा हुआ था कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है आखिर वो सही है या गलत, उसको ये सब कुछ कंटिन्यू रहने देना चाहिए या फिर इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए। लेकिन अब उसका टाइम हो चुका था क्लासेस लेने का, तो उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि इस सब के बारे में वो ज़्यादा सोच सके। इसलिए उसने अपने आप को प्रिपेयर किया क्लास के लिए और निकल गया बच्चों को पढ़ाने के लिए।
लगभग 3 घंटे बच्चों को पढ़ाने के बाद, उन्हें तलवारबाजी सिखाने के बाद अब उसका टाइम था कि वो विंग की केव में जाए और उसको भी क्लीन करे। क्योंकि विंग दिन भर में वहाँ इतना मेस्ड अप कर देता था, पूरा सारा केव जो था एकदम मेस्ड अप रहता था। इसलिए उसने ये जो काम था वो भी वांग जी को ही दिया हुआ था, और पिछले 1 हफ्ते से वांग जी उस केव को अकेला ही साफ़ किया करता था। कोई और उधर मतलब कोई और सर्वेंट नहीं जाता था कि वांग जी की हेल्प हो जाए, लेकिन वांग जी अकेले ही जाके उस केव को भी साफ़ किया करता था। रोज़ की तरह ही आज भी वांग जी उस केव को साफ़ कर रहा था। धीरे धीरे उसने पूरा क्लीन कर दिया था, हर एक जगह से मतलब जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें उसको मिल रही थी उसने उठा उठा के डस्टबिन में डालना स्टार्ट कर दिया था। पूरी तरीके से क्लीन कर देने के बाद केव को, अब वांग जी अपने काम से फ्री हो चुका था। अब उसके पास और कोई ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि अब नाइट के डिनर तक बहुत ज़्यादा टाइम था और लंच ऑलरेडी हो चुका था। उस टाइम पे वांग जी की क्लासेस चलती थी, तो इसलिए उसे ज़्यादा काम नहीं रहता था। इसलिए वांग जी फ़िलहाल तो पूरी तरीके से फ्री था। वांग जी जैसे ही डस्टबिन को लेके केव से बाहर आने वाला था, उसे टेबल पे पड़े हुए कुछ दस्तावेज मिलते हैं। वांग जी जब से ब्यूरियल माउंट आया था, उसे ज़्यादातर बुक्स नहीं मिली थी यहाँ पे पढ़ने के लिए, जितने कि उसे गोसलैंड सेक्ट में मिलती थी। वहाँ पे पूरी की पूरी लाइब्रेरी बुक्स से भरी हुई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ 2-4 ही बुक्स थी जो कि वांग जी ने ऑलमोस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी थी। क्योंकि विंग और वांग जी की जो नाइट एक्टिविटी होती थी ना, उसके बाद वांग जी को बिल्कुल भी मन नहीं करता था कि वो सोए, और लगभग 1 हफ्ते से यही चल रहा था कि वांग जी शायद ही 1 घंटा या 2 घंटा ही अपनी नाइट में अपनी नींद को लिया करता था, और दिन में गोसलैंड एक्ट के अकॉर्डिंग दिन में सोना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, इसलिए वो सोया भी नहीं करता था। इसलिए जब भी उसके पास टाइम होता था तो उन बुक्स को रीड कर लिया करता था। अब उसके पास वो बुक्स भी नहीं थी, क्योंकि वो उन्हें कम्प्लीटली कंप्लीट कर चुका था। वांग जी को उन दस्तावेजों को देखने के बाद क्यूरियोसिटी होने लगी थी कि वो उन्हें भी पढ़े। वांग जी अब उस टेबल की तरफ बढ़ता है। उस टेबल के आगे एक छोटा सा स्टूल भी रखा हुआ था। वांग जी उस स्टूल में बैठ जाता है और उन दस्तावेजों को लेके अपने हाथ में उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो उन्हें पढ़ना स्टार्ट करता है, इससे पहले ही विंग वहाँ पे आ चुका था। विंग ने जैसे ही वांग जी को देखा कि वो उन दस्तावेजों को पढ़ रहा है, तो वो बहुत तेज़ी से वांग जी की तरफ आता है। उसके हाथ से उन दस्तावेजों को छीनते हुए उनको वापस से टेबल की तरफ रखता है, और वांग जी से जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को छूने की? किसने तुम्हें ये अधिकार दे दिया कि तुम मेरी चीज़ों को छू सकते हो? तुम्हें यहाँ पे सिर्फ सफाई के लिए आना है, और तुम सिर्फ यही करोगे। इसके अलावा तुम यहाँ पे किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते। मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाथ लगाने का अधिकार सिर्फ वैन किंग को है, और खबरदार जो आज के बाद तुमने मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की हिम्मत भी की, तो इस केव में सिर्फ तुम सफाई के लिए आओगे और मेरी नाइट एक्टिविटीज़ के लिए। उसके अलावा मैं तुम्हें कोई अधिकार नहीं देता कि तुम मेरी किसी भी चीज़ को छुओ, और खबरदार जो आज के बाद तुम सफाई के बाद 1 मिनट के लिए भी यहाँ पे रुके। विंग जब वांग जी पे चिल्ला रहा था, तो वांग जी एकटक विंग के ही फेस को देखे जा रहा था, क्योंकि इन 1 हफ्तों में विंग ने बहुत मिसबिहेव वांग जी के साथ किया था। हर एक चीज़, जितनी बुरी से बुरी चीज़ वो वांग जी के साथ कर सकता था ना, उसने किया था। लेकिन आज तो विंग ने वो भी कर दिया जो इस 1 हफ्ते में विंग ने नहीं किया था। हाँ, उसने उसकी इंसल्ट की थी, उसके साथ मिसबिहेव किया था, उसे एज ए सर्वेंट ट्रीट किया था, और एक लड़के होते हुए भी उसके साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी की थी। बट अभी तक जो उसने नहीं किया था ना, आज उसने वो भी कर दिया था। वांग जी पे चिल्लाने का काम उसने आज ये भी कंप्लीट कर दिया था। वांग जी को लगा था कि विंग उस पर चिल्लाता नहीं है, उसको डांटता नहीं है, उसको मतलब ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, तो कहीं ना कहीं उसे एक विश्वास था कि एक ना एक दिन विंग जैसा पहले था वैसा ज़रूर वापस आएगा। लेकिन आज इस सब के बाद जब उसने उससे बोला कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मेरी चीज़ों को छूने का, तो वांग जी को ऐसा फील होने लगा था कि नहीं, अब विंग नहीं बदल सकता, वो बिल्कुल भी नहीं बदल सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। वांग जी अपनी सफाई में कुछ बोलता, इससे पहले ही विंग उसको बाहर का रास्ता दिखा चुका था, और उसे बोल चुका था कि नाइट के पहले तुम यहाँ पे कदम भी नहीं रखोगे, और आज के बाद जब तुम यहाँ पे क्लीनिंग कर रहे होगे ना, तुम्हारे साथ एक सर्वेंट भी आएगा, ताकि वो तुम पे नज़र रख सके कि तुम मेरी कोई पर्सनल चीज़ों पे बिल्कुल भी हाथ ना लगा सको। ऐसा कहते हुए उसने पॉइंट आउट किया बाहर की तरफ, और वांग जी भी डस्टबिन उठा के चुपचाप वहाँ से बाहर आ चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका मतलब शब्द नहीं रह चुके थे उसके पास कुछ भी कहने के लिए कि वो विंग से आखिर क्या बोले। जो इंसान कभी उसको इतना परेशान किया करता था बोलते बोलते, आज वांग जी उससे बोलना चाहता है तो वो उसको बिल्कुल भी बोलने का मौका नहीं दे रहा था।
पहले भी ऐसा ही होता था कि वांग जी को बोलने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता था, तो लेकिन तब वांग जी को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था कि वो विंग के सामने चुप रहता है और विंग की बातें सुनता है। चीज़ें आज भी कुछ ज़्यादा नहीं बदली थी, आज भी वांग जी को विंग की ही बातें सुननी पड़ रही थी, लेकिन फ़र्क इतना था कि तब वांग जी को पसंद आता था विंग की बातें सुनना, लेकिन आज उसको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर देती थी, बहुत ज़्यादा हर्ट कर देती थी। वांग जी के केव से बाहर निकलते ही विंग फिर से अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड थ्रो आउट करता है, यानी कि थूकता है, और फिर सोचने लगता है कि सच में मैंने उसको इतना हर्ट किया है। लेकिन उसको बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हो रहा था कि उसने सच में उसको हर्ट किया है, क्योंकि अगले ही पल वो बोलता है नहीं, वो ये सब कुछ डिजर्व करता है। वांग जी भी अपने रूम में लौट चुका था, उसे अभी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, स्पेशली उस सेंटेंस को सुनने के बाद जब विंग ने वांग जी को बोला था कि तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को छूने का, और इन चीज़ों को अरेंज करने के लिए वैन किंग है तो वही ये सब कुछ करेगी। वांग जी सोचने लगा था क्या उसके पास कोई अधिकार नहीं है, क्या वो वैन किंग के बराबर उसकी लाइफ में नहीं है, और अगर नहीं है तो उसने उससे शादी ही क्यों की थी। वांग जी के इस बिहेवियर को देखते हुए एक पल के लिए वांग जी खुद ही ये भूल चुका था कि वो एक लड़का है, उसने जिससे शादी की है वो भी एक लड़का है, तो उसको इस तरीके से एक पॉसेसिव वाइफ की तरह तो एक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या कर सकता है कोई, अगर उसका हस्बैंड उसको इस तरीके से ट्रीट करेगा तो अब कौन सी बात है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, उसका पार्टनर अगर उससे ढंग से ट्रीट नहीं करेगा, किसी और के कंपैरिजन में, किसी और को उसके कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, तो सामने वाले का पॉसेसिव होना तो बिल्कुल वाजिब है। वांग जी बिल्कुल मुंह फुला के अपने बेड में जाके बैठ चुका था। ऐसा लग रहा था जो कि एक रूठी हुई वाइफ अपने हस्बैंड से अभी अभी डांट खा के आई है, और अब वो उम्मीद कर रही है कि उसका जो हस्बैंड है ना वो आके उसको मनाएगा, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। लगभग शाम का टाइम भी आ चुका था और डिनर रेडी करने का भी टाइम आ चुका था। एक सर्वेंट आके वांग जी को बुलाने भी आ चुका था, क्योंकि वांग जी भी उन्हीं में से एक था और उन्हीं की तरह उसको भी काम करना था। वांग जी भी उन सर्वेंट्स के पीछे पीछे किचन एरिया में जा चुका था, अब उसको भी काम करना था, तो उसने भी अपने आप को रेडी कर लिया था। लगभग 1 से 1.5 घंटे में डिनर रेडी हो चुका था, और एज विंग के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो आज फिर से सभी को डिनर सर्व कर रहा था। वैनिंग और वैनकिंग ने अब विंग के साथ बैठ के खाना खाना छोड़ दिया था, क्योंकि वो जानते थे अगर वांग जी को अकेले सर्वेंट्स के साथ बैठ के खाना खाने दिया तो उसको बहुत गंदा लगेगा, इसलिए अब वो भी वांग जी के साथ बैठ के खाना खाया करते थे। और वैनकिंग के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही बाकी सारे सर्वेंट्स जो थे ना वो ध्यान देते थे कि वांग जी को ज़्यादा काम करने ना दिया जाए, लेकिन कुछ सर्वेंट ऐसे थे जो वैनकिंग की भी बात नहीं मानते थे, क्योंकि वो भी विंग की तरह ये सोचते थे कि वांग जी भी उस हमले में कहीं ना कहीं शामिल था, कहीं ना कहीं रिलेटेड था, इसलिए वो लोग तो कोई भी अपने एंड से कुछ भी हेल्प नहीं किया करते थे वांग जी को उसके काम के लिए। लेकिन बाकी सर्वेंट्स जो थे वो पूरी तरीके से वांग जी की हेल्प किया करते थे और उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया करते थे। अब ऑलमोस्ट उसका भी डिनर हो चुका था, साथ ही साथ वैनिंग और वैनकिंग और बाकी सारे जितने सर्वेंट्स थे उनका भी डिनर हो चुका था। सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब वांग जी को विंग के केव में भी जाना था, क्योंकि उससे पहले ही बता दिया गया था, विंग ने पहले ही नाइट में बोल दिया था कि नेक्स्ट टाइम से वो उसको बुलाएगा नहीं, वो खुद वहाँ पे आएगा। भले ही उस दिन के बाद विंग ने कभी भी वांग जी को बुलाया नहीं, लेकिन वांग जी खुद ही वहाँ पे चले जाता था। और उस दिन के बाद कभी भी विंग ने वांग जी के ऊपर कोई फोर्स भी यूज़ नहीं किया था, किसी भी तरीका का मतलब मैजिक भी यूज़ नहीं किया था, कोई तालिस्मान से यूज़ नहीं किए थे, कोई पेपरमैन भी यूज़ नहीं किया था। विंग जब वांग जी उसके रूम में आ जाता था तो ठीक है, अब आ ही गया है तो कोई बात नहीं वाली सीन उसके सामने था। वांग जी भी डेली डेली उस केव में जाया करता था, उसे पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन विंग उससे ज़रूर बोलेगा कि आज के बाद तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली नाइट के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों 1 हफ्ते से वो दिन आ ही नहीं रहा था। वो हर दिन यही उम्मीद में जाता था उधर कि विंग आज तो उससे बोलेगा कि आज के बाद हम ये सब कुछ बंद कर देंगे, लेकिन विंग इस सब को इतने इजीली तो बंद करने वालों में से नहीं था। अगर हाँ वो वहाँ पे नहीं आता तो शायद वो किसी को भेजता भी नहीं वांग जी को बुलाने के लिए, लेकिन वांग जी खुद वहाँ पे जा रहा है तो वो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि धीरे धीरे वांग जी के साथ इंटीमेसी उसे भी पसंद आने लगी थी। और कहीं ना कहीं वांग जी भी ये चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा था कि काश वो एक लड़की होता तो वो भी इन सबको एंजॉय ज़रूर करता, लेकिन वो खुद एक लड़का था तो उसे इन सबको एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ विंग था जो कि इस सब चीज़ों में काफ़ी इंजॉय करने लगा था।
वांग जी अब धीरे धीरे कदमों से विंग के केव में पहुंच चुका था। विंग के केव में पहुंचते ही विंग की नज़र फिर से वांग जी पर चपड़ती है तो वो बोलता है, ओह तो तुम फिर से आ गए, क्या सच में तुम ये सब कुछ एंजॉय कर रहे हो? वांग जी अपने फ्रस्ट्रेटेड फेस के साथ उसको देखता है, जैसे वो मानो उससे बोलना चाहता हो कि सिर्फ तुम ही हो सकते हो जो एंजॉय कर सकते हो, मुझे इस सब पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगले ही पल वांग जी विंग से क्वेश्चन करता है कि आखिरकार ये सब कुछ अब कब तक चलेगा। विंग ने जैसे ही ये क्वेश्चन सुना तो अपने बेड से उठ के वो डायरेक्टली वांग जी की तरफ बढ़ता है। उसके फेस पे, उसके चिक्स पे, उसके फॉरहेड पर और लास्टली उसके लिप्स पे अपने थंब को रब करते हुए बोलता है, जब तक तुम ब्यूरल माउंट पे हो तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन एक मिनट, तुम तो शायद अब यहाँ से कभी जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंकल ने तो तुम्हें लेंस एक्ट में आने से बिल्कुल मना कर दिया है, यानी कि तुम अब गोसुलैंड सेक्ट में तो वापस नहीं लौट सकते। तो ऑफ कोर्स सी बात है, तुम यहीं पे रहोगे और जब तक तुम यहाँ पे रहोगे तब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। और मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, 10 साल पहले भी तुम इंट्रोवर्ट थे, तुम आज भी इंट्रोवर्ट हो और तुम इतनी आसानी से अपने लिए कोई जगह तो ढूंढ नहीं सकते। इसलिए मोस्टली तुम्हारे चांसेस बनते हैं कि तुम यहीं पे रहोगे, और अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो ये सब कुछ तो चलता रहेगा। ऐसा कहते हुए विंग ने अपनी इंडेक्स फिंगर को वांग जी के पूरे फेस में फिरा लिया था, यानी कि उसने उसके फेस का एक भी कॉर्नर नहीं छोड़ा था जहाँ पे उसने अपने फिंगर को टच ना किया हो। वांग जी भी अब फ्रस्ट्रेटेड होने लगा था और इस वक्त विंग का हाथ उसके फॉरहेड पे था, उसकी फॉरहेड रिबन पे था, जिसे कि धीरे धीरे वो अपने ओर खींच रहा था। जैसे ही वांग जी को महसूस हुआ कि विंग उसके फॉरहेड रिबन को खींच रहा है तो वो विंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, क्या कर रहे हो तुम ये? विंग बोलता है, तुम्हारा फॉरहेड रिबन निकाल रहा हूँ। इस वक्त वांग जी के फेस पे एंग्रीनेस क्लियरली विजिबल थी। वो विंग से क्वेश्चन करता है और उसके हाथ को हटाने की कोशिश करता है। हाथ को हटाते हुए वो बोलता है कि आखिर क्यों, अब वो इसे भी क्यों निकाल देना चाहता है। तो विंग बोलता है, अब तुम वी सेक्ट को बिलोंग करते हो, अब तुम लेंस सेक्ट से नहीं हो, और अगर तुम लेंस सेक्ट से नहीं हो तो इस फॉरहेड रिबन को पहनने का क्या मतलब बनता है? वी सेक्ट में ऐसा कोई भी रिबन नहीं है जिसे कि इस तरीके से पहनने का कोई मतलब हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम इसे ना पहनो। वांग जी के लिए सबसे ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ ये थी, क्योंकि वो जानता था कि उसके फॉरहेड रिबन को पहनने का मतलब क्या है। एक तरह से देखा जाए तो फॉरहेड रिबन ही वांग जी की पहचान भी थी, क्योंकि वही उसे याद दिलाता था या सबके बीच में उसका इंट्रोडक्शन देता था कि वो एक लैंड सेक्ट का मेंबर है, वो एक लैंड कल्टीवेटर है। लेकिन आज विंग ने उसे भी निकाल दिया था। वांग जी उसे उस फॉरहेड रिबन को वापस करने के लिए बोलता है तो विंग उसको उस ड्रॉर में रखने की कोशिश करता है जो कि उसके बेड के पास ही था। वांग जी फिर से विंग से बोलता है कि उसे मुझे दे दो, चुपचाप उसे वापस करो। विंग, मैंने आज तक कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे भी कुछ नहीं बोलूँगा। विंग बोलता है, अगर तुम बोलने वाले होते तो आज तक बोल जाते, अभी तक तुम वेट नहीं कर रहे होते, और अगर तुम्हें बोलना ही है तो तुम बोल सकते हो, तुम्हें यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बातों को, लेकिन याद रखना कि वो बातें मुझे गुस्सा दिलाने वाली ना हो। वांग जी अब फिर से अपनी आंखों को क्लोज करता है टाइटली और उससे बोलता है कि प्लीज़ उसे मुझे वापस करो। विंग बोलता है, ये तो अब नहीं हो सकता, एक बार इसे मैं तुम्हारे फॉरहेड से निकाल चुका हूँ, तो अब मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा से तुम्हें इस फॉरहेड रिबन के साथ देखूं, इसलिए इसकी उम्मीद करना छोड़ दो कि मैं तुम्हें इसे वापस करूँगा। वांग जी जैसे ही उसे वापस अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो विंग अपने हाथ को पीछे कर लेता है। तभी विंग के माइंड में एक नोटिस सा थॉट आता है और बोलता है, वैसे इसका एक और अच्छा सा यूज़ हो सकता है। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ देखता है और उसको विंग करता है। वांग जी ने फिर से अपना हाथ बढ़ाया विंग के हाथ से उस फॉरहेड रिबन को छीनने के लिए, लेकिन तब तक विंग उसके हाथ को पकड़ चुका था और अगले ही पल विंग उसके दूसरे हाथ को भी पकड़ चुका था और उस दोनों हाथों को उस फॉरहेड रिबन से ही वो टाई कर चुका था। और वांग जी के दोनों हाथों को एक साथ टाई करने के बाद विंग ने वांग जी को धीरे से बेड में पुश कर दिया। अब विंग वांग जी को पूरी तरीके से देखने लगा था। वांग जी अपने आप में स्ट्रगल कर रहा था कि उन अपने बंधे हुए हाथों को वो खोल सके, लेकिन वो अभी खोल नहीं पा रहा था। विंग वांग जी को जब इतना स्ट्रगल करते हुए देखता है तो वो बोलता है, काफ़ी अच्छे लग रहे हो तुम ऐसे। डेली जब भी हम एंजॉय करते हैं ना, तुम्हारे हाथ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तुम्हारे फॉरहेड रिबन का इससे अच्छा यूज़ मेरे ख्याल से अब और कोई नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए विंग धीरे धीरे वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है और इसके बाद उनकी नाइट एक्टिविटी फिर से स्टार्ट हो जाती है।
नाइट एक्टिविटी करते वक्त वांग जी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसको एक्सप्लेन करना। इसलिए मैं जहाँ जहाँ पे फोर्स वाला आएगा तो वहाँ पे मैं स्किप कर दूँगी। लेकिन जब इन लोगों का एक्चुअल वाला रोमांस होगा, मैं उसको पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करना ज़रूर चाहूँगी। इसी तरफ कहानी फिर से आगे बढ़ती है। लगभग 6 महीने निकल चुके थे विंग और वांग जी की शादी को। इस 6 महीने में ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं आए थे वांग जी की लाइफ में, लेकिन हाँ, वहाँ पे रहने वाले प्रिंस जो भी थे ना, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके थे। वहीं विंग ने भले ही उनको वापस उनके सेक्ट जाने की आज्ञा तो नहीं दी थी, परमिशन नहीं दी थी, लेकिन हाँ, वो लोग महीने में किसी एक पर्सन से उनकी फैमिली में से मिल सकते थे, और वो भी खुद उनकी फैमिली वाले ब्यूरियल माउंट आते थे उनसे मिलने के लिए। इसके अलावा जब भी वो चाहें कोई भी लेटर अपनी फैमिली के लिए लिख सकते हैं, जिन्हें खुद वेनिंग उनके सेट तक पहुंचाया करता था। इसके अलावा वहाँ से कोई एक इंसान यानी कि उनकी फैमिली में से सिर्फ एक पर्सन महीने में एक बार उनसे मिल सकता है। इसलिए सभी सेक्ट के मेंबर्स ने एक एक करके अपने मतलब जो प्रिंस थे उनसे मिलने का फैसला लिया था, और वो एक एक करके हर एक महीने एक ना एक उनकी फैमिली में से वहाँ पे आया करते थे। वो अपने साथ बहुत सारे टॉयज़ भी लेके आया करते थे, उनकी फेवरेट खाने की चीज़ें, कपड़े वगैरह, मतलब जो भी उनको लगता था कि ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेके आया करते थे। लेकिन वहाँ आने के बाद उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि उनके बच्चों को किसी तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, या उनके ऊपर कोई भी ऐसी मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है, उनको किसी चीज़ जो उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ भी उन्हें नहीं लग रहा था। उनके फेशियल एक्सप्रेशन से भी उनको ऐसा नहीं लगता था कि बच्चों के ऊपर किसी बात का टेंशन है, कोई तनाव उनके ऊपर है। उन्हें बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने अपने बच्चों को एक ऐसी जगह पढ़ने भेजा हो जहाँ पे उनको हर एक चीज़ सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, बस उनके बच्चे उनसे दूर हैं। लेकिन जिन सेक्ट से ज़्यादा कोई लोग वहाँ पे नहीं आया करते थे, सिर्फ जिन जिशन और यांगली ही वहाँ पर आया करते थे, और कभी कभार जेन चेंग भी वहाँ पर आ जाया करता था जिनलिंग से मिलने के लिए। वो कभी भी विंग से मिलने वहाँ पे नहीं आता था, वो सिर्फ जिनलिंग से मिलने वहाँ पे आता था। लैन सेक्ट से लैन सिचेन तो वहाँ पे आता था, लेकिन लैन चिरेन कभी भी वो वहाँ पे आने की कोशिश नहीं करता था, और ना ही वो वहाँ पे आना चाहता था। भले ही उसका प्रिंस वहाँ पे था, लेकिन फिर भी उसने कभी कोशिश नहीं की कि वो वहाँ पे जाके प्रिंस लैन जिंगी से मिलाए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग विंग अभी भी एक डिमोनिक कल्टिवेटर था। धीरे धीरे सभी छोटे सेक्ट के लोगों की सोच बदलने लगी थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि नहीं, विंग एक डिमोनिक कल्टिवेटर नहीं है, वो कोई डिमोन नहीं है, बस वो डिमोनिक कल्टिवेशन यूज़ करता है। इस 6 महीने में लगभग सभी छोटे सेक्ट और विंग के सेक्ट की बहुत अच्छी जान पहचान हो चुकी थी, और काफ़ी अच्छे उनके रिश्ते भी हो चुके थे। अपनी शादी के 2 हफ्ते के बाद ही लैन वांग जी ने अपने भाई से बात करना स्टार्ट कर दिया था, अपने उस बटरफ्लाई मैसेज के थ्रू। उसने अपने मतलब जो भी उसके साथ होता था वो सब कुछ बताया करता था कि कैसे उसको मिसट्रीट किया जाता है, कैसे उससे सारा काम किया करवाया जाता है, कैसे उसके साथ बिहेव किया जाता है, एक सर्वेंट की तरह उसको रखा जाता है। वो हर एक चीज़ बताता, सिर्फ एक चीज़ छोड़ के कि विंग ने उसको फोर्स किया था सेक्स के लिए, यानी कि उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी विंग ने बना लिए हैं। ये बस यही एक चीज़ थी जो अपने भाई से छिपाता था। वो इसके मैटर में झूठ नहीं बोलता था, सिर्फ उसको छिपाता था। वांग जी जानता था कि अगर वो बाकी चीज़ों के बारे में भी झूठ बोलेगा कि विंग उसको बहुत अच्छे से रख रहा है, उसके साथ कोई भी मिसट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, उसके साथ कोई भी गलत व्यवहार वहाँ पे नहीं करता है, हर कोई उसको मतलब एज ए विंग के हस्बैंड के रूप में वहाँ पे एक्सेप्ट कर चुका है, अगर ये सब कुछ वहाँ पे वो बोलता तो उसे पता था कि उसके भाई को कहीं ना कहीं शक होता। और इसके अलावा लान वांग जी ने कभी झूठ बोलना भी नहीं सीखा था, कभी ना कभी ये चीज़ें उसके मुंह से निकल ही जाती, इसलिए वो हर एक चीज़ बताया करता था, सिर्फ इस एक चीज़ को छोड़ के। और कहीं ना कहीं वांग जी को ये विश्वास भी था कि एक ना एक दिन ये चीज़ें ख़त्म होंगी, और फाइनली वांग जी का जो विश्वास था ना वो पूरा भी हुआ, क्योंकि विंग ने ये सब कुछ कंटिन्यू किया लगभग 4 महीने तक। लेकिन पिछले 2 महीने से विंग ने वांग जी को उसके केव में आने से, यानी कि नाइट टाइम में उसके केव में आने से बिल्कुल मना कर दिया। भले ही इसके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वांग जी को अभी भी उसी तरीके से सर्वेंट की तरह ही वहाँ पे ट्रीट किया जाता था, वैसे ही सबके साथ मिलके उसको काम भी करवाया जाता था। विंग का केव जो था वो भी पूरी तरीके से क्लीन करने की जो जिम्मेदारी थी वो भी वांग जी के ही ऊपर थी, और वांग जी के साथ कभी भी विंग बैठ के अच्छे से बात नहीं किया करता था। कभी भी वो अगर सामने आ भी जाए ना तो वो उसको बिल्कुल ऐसे इग्नोर करता था जैसे कि सामने वांग जी कभी था ही नहीं। लेकिन पिछले 2 महीनों से विंग ने वांग जी के साथ कोई भी फोर्स यूज़ नहीं किया था, किसी भी तरीके से की इंटीमेसी उन लोगों के बीच में नहीं हुई थी, यहाँ तक कि कोई स्किनशिप तक उन लोगों के बीच में नहीं हुआ था।
और इस सब को देखने के बाद वैन किंग काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि विंग कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। वांग जी, जो कि इस सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, वो अब थोड़ा बहुत रिलीफ फील करने लगा था कि एटलीस्ट उसके साथ अब ये सब कुछ तो नहीं होगा। लेकिन इसके बदले में एक और बहुत बड़ी चीज़ थी जो उसको बुरी तरीके से हर्ट करती थी, और वो थी विंग और वैन किंग के बीच की नज़दीकियाँ। इन 2 महीनों में विंग और वैन किंग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे। हालांकि अभी तक उन लोगों के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ था, कोई इंटीमेसी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। वांग जी बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वो दोनों आपस में जब टाइम स्पेंड करते हैं तो वो दोनों क्या करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं या वो अपनी कोई पर्सनल बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं जानता था। लेकिन कहीं ना कहीं उसको इस सबसे ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी। उसको ऐसा लगने लगा था कि इससे अच्छा तो वही टाइम था जब विंग उसको मतलब उसके केव में बुलाया करता था नाइट के टाइम पे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वैन किंग और विंग एक दूसरे के इतने करीब रहें। लगभग 2 महीने से जब वांग जी विंग से दूर था तो उसने अपने आप से ही बहुत ज़्यादा कोशिशें करना स्टार्ट कर दिया कि वो भी अब विंग के करीब जाएगा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था क्योंकि विंग ने उसको अपने आसपास आने को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया। उसकी हर एक कोशिश फेल होते जा रही थी। वो खुद भी ये नहीं जान रहा था, ये खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है और क्यों एक पॉजिटिव वाइफ की तरह एक्ट करने लगा है। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों ये सब कुछ कर रहा है। आखिरकार वो एक लड़का है और अच्छी ही बात है ना कि अगर विंग एक लड़की के साथ अट्रैक्ट होता है और उससे अपने फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है या शादी भी कर लेता है तो एटलीस्ट उसको इस रिश्ते से मुक्ति मिल जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगी। लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था, जैसे मानो वो अपने आप से ही कह रहा हो कि नहीं, उसे इस रिलेशनशिप से कभी भी फ्रीडम नहीं चाहिए थी। वो इस रिश्ते में आया अपनी मर्जी से और जाएगा भी तो अपनी मर्जी से। विंग उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कि विंग उसके साथ जोर जबरदस्ती से इस रिश्ते से उसे मुक्त नहीं कर सकता। वी सेक्ट में आज बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि आज नाइट में फेस्टिवल के दौरान वो लोग वी के इस ब्यूरल माउंट से वो हीलिंग की मार्केट्स में जाएंगे, वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, लैंटर्न्स उड़ाएंगे और पता नहीं क्या क्या उन लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग की हुई थी। स्पेशली बच्चों के मन में और भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी, क्योंकि जब वो अपने सेक्ट में रहते थे ना तो तब वो अकेले अकेले रहते थे। कुछ उनके भाई बहन होते भी थे तो भी उनको उतना फ्रेंडली फील नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे रहने के बाद वो सारे बच्चे एक दूसरे से इस तरीके से घुल मिल चुके थे ना कि मानो आप वो खुद भी घर ना जाना चाहते हो। ऐसा नहीं था कि बच्चे पहली बार हीलिंग के मार्केट में जा रहे हों, क्योंकि इसके पहले भी बहुत बार कभी विंग के साथ, कभी वैनिंग के साथ, कभी खुद लंजन के साथ, तो कभी वैनकिंग और वैनिंग उनको हीलिंग लेके आया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि कभी कभार बच्चों का घूमना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। बच्चों के ऊपर कोई भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस विंग ने नहीं लगाई थी, कोई भी ज़्यादा मतलब उनके साथ मिसट्रीट नहीं किया जा रहा था, उसको मिसबिहेव नहीं किया जा रहा था। अगर उन वहाँ पे रहने वाले किसी इंसान के साथ अगर मिसबिहेव या मिसट्रीट उसको किया जा रहा था तो वो सिर्फ लानवांगी था, उसके अलावा कोई नहीं था जो कि वहाँ पे अपनी लाइफ को कोई भी मतलब इस तरीके से जी रहा हो कि वो उस लाइफ को जीना ना चाहता हो। इवनिंग का टाइम भी हो चुका था और वो सभी लोग रेडी हो चुके थे व्हीलिंग के मार्केट्स में जाने के लिए। सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए थे और अपनी फेवरेट जो मतलब उनके पाउच थे ना वो भी ले लिए थे, और उनकी फैमिली ने जितनी भी मनी उन लोगों को दी थी वो भी उस पाउच में रख लिया था कि वो लोग वहाँ पे जाएंगे अपने फेवरेट चीज़ें खरीद के भी लेके आया करेंगे। वांग जी और विंग भी रेडी हो चुके थे व्हीलिंग के मार्केट्स में जाने के लिए। सभी लोग ग्राउंड में पहुंच भी चुके थे, एक दूसरे का वेट भी करने लगे थे। लगभग 10 मिनट के बाद सभी लोग वहाँ पे आ चुके थे। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस उनके फेस में झलक रही थी, क्योंकि आज एक तो फेस्टिवल था कि वो लोग लैंटेन उला के अपने को एक विश मांगेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ वो इस फेस्टिवल को वो लोग एंजॉय करने वाले थे। क्योंकि पहली बार ऐसा था कि वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली छोटे बच्चे जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इससे पहले वो अपने सेक्ट में रहा करते थे जहाँ कि वो अपने माता पिता भाई बहनों के साथ ही अपने फेस्टिवल को एंजॉय किया करते थे। लेकिन उन बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने एल्डर्स के साथ वो लोग अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थे। अब लगभग सभी लोग जब वहाँ पे आ चुके थे तो विंग उनको इशारा करता है चलने के लिए। वांग जी भी धीरे धीरे उन लोग के पीछे जैसे चलने वाला होता है तो विंग उसको रोकता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ आ रहे हो। वांग जी को समझ में नहीं आता कि विंग ने ऐसा क्या क्वेश्चन उससे पूछा है, क्योंकि अगर सभी लोग मार्केट जा रहे हैं तो ऑफकोर्स सी बात है वो भी मार्केट ही जाएगा। तो वो बोलता है ऑफकोर्स तुम लोगों के साथ। विंग बोलता है
लेकिन तुमसे ये किसने बोल दिया कि तुम हमारे साथ यीलिंग आ रहे हो? वांग जी एक ऑकवर्ड से स्माइल के साथ विंग से पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ रहा? विंग बोलता है, क्या तुमसे किसी ने बोला कि तुम्हें रेडी होना है? वांग जी को याद आता है कि सुबह से लेकर अभी तक किसी ने उससे ये नहीं कहा कि उससे भी रेडी हो जाना चाहिए इस फेस्टिवल के लिए। वो बोलता है, हाँ मुझसे किसी ने नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा कि अगर आज फेस्टिवल है तो सभी लोग जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। तो विंग उससे बोलता है, बिल्कुल नहीं, हम जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी आओगे। मैं तुम्हें ये अधिकार ही नहीं देता कि तुम हमारे साथ इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सको या सेलिब्रेट कर सको। वांग जी बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल रहा? विंग बोलता है, क्या मैं तुम्हें क्लियरली बोलूं कि नहीं, तुम हमारे साथ नहीं चल रहे हो? विंग के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद और डायरेक्टली वाइन किंग जब विंग के बगल में आके खड़े हो चुकी थी, तो वांग जी को पूरी तरीके से अपने अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि आज शायद उसने सब कुछ खो दिया, अब उसको शायद जो उसने खोया है वो कभी नहीं मिल सकता। वांग जी कुछ बोलता, लेकिन उसका गला उसका साथ ही नहीं दे रहा था। शब्द उसके गले से ऊपर नहीं आ रहे थे। वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा था। उसकी आंखों में जो आंसू आज तक रुके थे ना, वो भी हल्के हल्की सी उसकी जगह उसकी आंखों में लेने लगे थे। विंग ने अपने आप को टर्न किया और चुपचाप वहाँ से जाने लगा, क्योंकि वो वांग जी से पहले ही बोल चुका था कि वो नहीं आएगा। तो वो समझ चुका था कि वांग जी भी अब उनके साथ नहीं आने वाला। कुछ दूर जब वो चला ही था, तो विंग के मन से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कि उसे ऐसा लग रहा था कि वांग जी उससे पीछे से आवाज़ लगा रहा हो कि प्लीज़ मत जाओ, या मुझे भी अपने साथ लेके जाओ, मुझे भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है और तुम्हारे साथ करना है। दूसरी तरफ वांग जी अपने मन में ही बोलता है, प्लीज़ विंग रुक जाओ मेरे साथ, या मुझे भी अपने साथ लेके जाओ। मैं अकेला यहाँ पे नहीं रहना चाहता, मुझे भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है और तुम्हारे साथ करना है। प्लीज़ मत जाओ, कुछ तो समझो, कुछ तो सोचो मेरे बारे में। वांग जी ने जब अपने मन में ये सोचना शुरू किया ना, उसे ये महसूस ही नहीं हुआ कि उसके आंसुओं ने कब उसके गालों से नीचे आने का रास्ता बना लिया। उसके आंखों में से आंसू निकले उसके गाल से होके उसके गले तक पहुंच चुके थे। और वांग जी एकटक उस रास्ते को देख रहा था जिस रास्ते पे विंग उन सब के पीछे पीछे चल रहा था। उसके हाथ में अभी भी उसकी फ्लूट थी और वो उससे खेले जा रहा था। उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि विंग को थोड़ा सा भी दर्द हुआ हो ये सब कुछ बोलने के बाद। वांग जी की नजरें विंग से बिल्कुल भी नहीं हटी थी। दूसरी तरफ विंग भी कुछ ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा था, लेकिन अपने आप को वो कंट्रोल कर रहा था कि वो जो भी सोच रहा है वो उसका एक भ्रम है, कोई रियलिटी नहीं है। वांग जी उसे कोई आवाज़ नहीं लगा रहा रुक जाने के लिए, और कोई रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा उसे अपने साथ लेके जाने के लिए। इसलिए विंग बिना पलटे ही चुपचाप आगे बढ़ रहा था। कुछ देर वो चला, 2-4 कदम उसने आगे बढ़ाए, लेकिन फिर से वो रुका और टर्न हुआ। टर्न होने के बाद उसने वांग जी को देखा। वो काफ़ी दूर जा चुका था वांग जी से, जिसकी वजह से वो वांग जी के आंसू नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो वांग जी के फेस को ज़रूर देख पा रहा था, जिसमें क्लियरली सो था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, और वो चाहता है कि उसके साथ कोई ना कोई इस वक्त रहे। विंग को ऐसा मन कर रहा था कि वो दौड़ के जाए और वांग जी को अपने गले से लगा ले और बोले, मैं नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी विंग ने खुद को कंट्रोल किया और उसी उसी पोजीशन में 2-3 बैक स्टेप्स ले लिए। और जैसे ही वो टर्न होने वाला था, तो उसने फिर से एक नज़र भर के वांग जी की तरफ देखा। उसको ऐसा लग रहा था कि जिस वांग जी को इस वक्त वो देख रहा है, शायद वापस आने के बाद वो उसे ना देखे, कुछ तो चेंजेस होंगे उस वांग जी में। इसलिए उसने फिर से एक बार वांग जी को देखा, लेकिन अपने दिल की बात फिर से ना सुनते हुए वो पूरी तरीके से टर्न हुआ और चुपचाप वहाँ से जा चुका था। वांग जी विंग को एकटक तब तक देखते रहा जब तक विंग पूरी तरीके से गायब नहीं हो गया। विंग जैसे ही वांग जी की नज़रों से गायब हो चुका था ना, तो वांग जी भी अपने नीज पे आ चुका था और बुरी तरीके से रोने लगा था। उसके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके आंसू से पता चल रहा था कि वो बहुत बुरी तरीके से टूट चुका है और बहुत बुरी तरीके से वो रो भी रहा है। इस वक्त वो विंग को अपने पास चाहता था, लेकिन विंग खुद उसे वहाँ पे उसको अकेला छोड़ के गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा सैडनेस से भरी हुई है, लेकिन यार मेरी वीडियोस हैं, मेरी एफएफ्स हैं, तो ऑफ कोर्स सैडनेस तो उसमें होगा ही। लेकिन डोंट वरी, मेरे ख्याल से अब 1 या 2 दिन ही इसमें सैडनेस रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे हैप्पी मोमेंट्स आना ज़रूर स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ ये 1 या 2 दिन आप फिर से निकाल ही लोगे कैसे तैसे, और सैडनेस को बेयर कर ही लोगे। और दूसरी बात, जो आप लोग
रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डेली पोस्ट करूँ। तो मुझे सुबह से यानी कि सुबह 7 बजे से अभी तक मैं लगी पड़ी थी इसको रिकॉर्ड करने में, और पूरी कोशिश कर रही थी कि अपने टंग को अपने टीथ पे टच ना होने दूँ, क्योंकि यार उस पेन को बेयर करना सच में बहुत बुरा है। इसलिए हो सकता है कि संडे तक आप लोगों को कभी कभार ही वीडियो देखने को मिले, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मंडे से आप लोगों को डेली वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि मैं फ्राइडे को अपने इस दांत को तुड़वाने वाली हूँ और उसके बाद अपने दांत पे एकदम मैं प्रेशर नहीं दे सकती। इसलिए प्लीज़ समझिएगा मेरी सिचुएशन को भी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझेंगे भी। तो चलिए आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।